नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन अपने YouTube चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कॉम्पिटिटिव सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने आज रेस्पिरेशन का यानी श्वसन का तीसरा पार्ट लेकर के आए हैं। और तीसरे पार्ट में आज हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस का। आज के सेशन में भी कोई MCQ शामिल नहीं किया है हमने। आज भी हमने पढ़ाने का फैसला किया है और जो बहुत इंपॉर्टेंट हेड है ये रेस्पिरेशन का, कैसे गैसों का आदान प्रदान बाहर के वातावरण और फेफड़े के बीच में होता है, इसका थ्योरेटिकल डिस्कशन आज हम शामिल करने जा रहे हैं। बच्चों आगे बढ़ें इसके पहले ही एक चित्र आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके पहले भी हम बता चुके हैं कि ट्रैकिया से जब फेफड़े की ओर बढ़ती है, ट्रैकिया जब फेफड़े की ओर बढ़ती है तो दो भागों में बढ़ जाती है, एक लेफ्ट वाला हो जाता है, एक राइट वाला हो जाता है। और जब ट्रैकिया की ये शाखाएं अंतिम पोजीशन में होती हैं तो वहां पर एल्वियोलाई या एयर सैक बनते हैं। उसी एल्वियोलाई को ये दिखाती हुई रचना ये एल्वियोलाई है। और एल्वियोलाई अंतिम रूप से ब्लड कैपिलरी से या खून की नाली से जुड़ी होती है। ये देखिए, देख रहे हैं। अब ब्लड कैपिलरी में कैसे ये हवा जाएगी, कैसे हवा आएगी, ये सारी प्रक्रिया आज के थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम आपको बताएंगे। कैसे ऑक्सीजन ब्लड में घुलती है और कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फिर से वातावरण में जाती है, इसका एक लेखा जोखा आपके सामने रखेंगे और कैसे सवाल पूछे जाते हैं ये भी बताएंगे। कल के सेशन में हमने वॉल्यूम बताया है, जिसमें फेफड़े का वॉल्यूम कितना होता है, कितनी ऑक्सीजन लेता है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कितना इंस्पिरेशन का पावर होता है, क्या कैपेसिटी होती है, ये सारा कुछ कल के वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया है। बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ये आपकी जिम्मेदारी है। हम सीधे आपको थ्योरेटिकल डिस्कशन की ओर ले चलते हैं। कुछ चित्रों के माध्यम से आपको पहले एक्सचेंज ऑफ गैस समझाते हैं और फिर उसका हिंदी रूपांतरण लिख करके कैसे आपको नोट्स बनाना है ये बताते हैं। जरा ध्यान से देखिए, ये जो चित्र हमने शामिल किया है वो यहां से है। जरा याद करिए, हमने लैरिंग्स बनाया था, स्वर यंत्र LARYNX। लैरिंग्स बनाने के बाद एक पाइप हमने ऐसी निकाली थी और इस पाइप पर C के आकार के छल्ले लगाए थे। ये जो पाइप थी यही कहला रही थी ट्रैकिया या विंड पाइप इसको कह रहे थे। ये विंड पाइप आगे जाकर के दो भागों में टूटी थी। याद करिए, दो भागों में ये टूट गई थी या दो भागों में बट गई थी। एक भाग जो है राइट हिस्से को चला गया था, राइट लंग को, और एक हिस्सा जो है लेफ्ट लंग को चला गया था। कल के डिस्कशन में ये बताया था कि राइट वाला जो हिस्सा था वो 3 लोब से मिलकर के बना था और लेफ्ट वाला जो हिस्सा था वो 2 लोब से मिलकर के बना था। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। अब इसके बारे में हम आपको बता दें कि ये जो ट्रैकिया का अगला पार्ट होता है, ये जो भाग बढ़ता है, ये ब्रैंकियल्स कहलाते हैं। ये ब्रैंकियल्स है और ब्रैंकियल आगे और जाकर के पतले पतली शाखाओं में टूट जाती है, ब्रैंक्यूल कहलाती है। और ब्रैंक्यूल का अंत फिर इस तरह की गोल रचना में होता है जिसको एल्वियोलाई या एयर सैक कहते हैं। यही एक ब्लैडर है जहां हवा भरा जाता है। हम आपको आज जो चित्र दिखा रहे हैं वो यहां से काट करके, ध्यान से देखिएगा, यहां से काट करके इसको निकाल करके और इसको बृहद रूप से यहां दिखा रहे हैं। देखिए जरा, यहां से काटा और ये देखिए, ये इस तरह के एयर सैक ब्लैडर
जैसी रचना ये आपको दिख रही। और इस ब्लैडर के ऊपर ये लाल और नीली रचनाएं बिल्कुल फाइन ब्रांचिंग दिख रही। चलिए इसको समझ लेते हैं। हवा यहां से क्रॉस करती हुई नाक से आई थी, लैरिंक्स में गई, ट्रेकिया में गई, फिर इसको पार करती हुई कुल मिलाकर के इन ब्लैडर में आ गई। अब ये जो गड्ढे होते हैं इनको एयर सैक कह लीजिए, हवा का गड्ढा कह लीजिए, या एल्वियोलर सैक कह लीजिए। देखिए ये एल्वियोलर सैक हो गया, हर में गड्ढा है। फिर ये एल्वियोलर सैक जब यहां से हवा पास हो रही होती है तो आपको याद होगा जब हम नाक की संरचना इसके पहले वाले वीडियो में बताए थे, पहले दिन जब रेस्पिरेशन शुरू किए थे तो आपको एक उदाहरण समझाए थे कि यदि आप उंगली को नाक में डालते हैं, थोड़ा अंदर तक डालते हैं और फिर निकालते हैं तो उंगली जो है आपको गीली मिलती है, यानी म्यूकस होता है। और म्यूकस सिर्फ इसलिए होता है कि जो आपने सांस ली कहीं उसमें धूल का कण तो नहीं, उस धूल के कण को सेपरेट करने के लिए, चिपका करके उसी बॉडी से बाहर करने के लिए म्यूकस निकलता है। मान लीजिए वहां पर धूल निकालने की प्रक्रिया अधूरी रह गई हो तो हमारा शरीर इतना ताकतवर, इतना सेंसिटिव होता है कि यहां भी देखिए, ध्यान से देखिएगा, यहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है। यदि यहां से गंदगी यहां भी आ गई उसको भी हमारा शरीर जो है छानता है। चलिए, छानने के बाद यहां से हवा जो है इस टैंक में चलेगी, भर गई। अब ये टैंक में भरी हुई हवा कुल मिलाकर के कहां जाएगी? कुल मिलाकर के हमारी नसों को जाएगी। नसों में धमनी होगी और सिरा होगा। यहां पर ध्यान से देखिए, जो लाल कलर की है वो धमनी है और जो नीले कलर की है वो सिरा है। ये भी आप जानते हो कि जो धमनी होगी वो शुद्ध रक्त का परिवहन करती होगी और जो सिरा होगी वो अशुद्ध का करती होगी। अब देखिए, इसी ब्लड कैपिलरीज, ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज इसी ये एल्वियोलर सैक के ऊपर लटकी हुई है। अब यदि एल्वियोलर सैक के अंदर, ध्यान से समझना, एल्वियोलर सैक के अंदर ऑक्सीजन भरी है तो क्या होगा? एल्वियोलर सैक में भरी हुई ऑक्सीजन उस एरिया में चली जाएगी या उसके ऊपर उस जगह चली जाएगी जहां ऑक्सीजन की सांद्रता कम है, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गैसों का परिवहन, यही तो विसरण कहलाता है। ये इस तरह से विसरण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का परिवहन हो जाएगा एल्वियोलर सैक के थ्रू, एल्वियोलर सैक के द्वारा। अब आपके समझ में आ गया होगा। पल्मोनरी आर्टरी लिख रहे हैं, पल्मोनरी वेन लिख रहे हैं। पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन को ध्यान से देख लीजिए। यहां पर अपवाद देखिए, पल्मोनरी वेन का मतलब कैसा? रक्त शुद्ध, ये देखिए। पल्मोनरी आर्टरी का मतलब अशुद्ध। उसी बात को समझाने के लिए चित्र को शामिल किया है, समझे रहिएगा। इस पर कॉम्पिटिटिव सवाल जरूर आते हैं। चलिए अगले चित्र पर, उसी एयर सैक या एल्वियोलाई के अंदर ध्यान से देखिए, ये हमने उसको चपटा करके फाड़ दिया। फाड़ने के बाद इस तरह की पाइपलाइन देखी। अब यहां से हवा अंदर जा रही है। हवा अंदर जाने वाली कौन सी होगी? बच्चों ये ध्यान रखो, ऑक्सीजन ही अंदर जाती है, एयर ही अंदर जाती है। ये ऑक्सीजन इनहेल्ड एयर इन्फ्लेट्स एल्वियोलस, और जैसे ही ये हवा गई इसके अंदर तो अब ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। जो ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया कैसे शुरू होगी? जहां ऑक्सीजन की कमी होगी वहां पर ऑक्सीजन जाकर के घुलेगी। फ्रेशली ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया हो जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होगी वहां कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगी। स्वाभाविक सी बात है कि ब्लड में, ये सारी फेफड़े के एल्वियोलाई में पहले ऑक्सीजन ज्यादा है,
तो ऑक्सीजन ये बाहर जाएगी, और जब ये बाहर जाएगी तो यहां जगह खाली होगी, और ऊपर नसों में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई की ओर चली जाएगी। ये प्रक्रिया एक नियमित अंतराल के बाद चलती रहती है। इस तरह से ऑक्सीजन के ब्लड चलते रहते हैं, ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है। जरा एक बार फिर बताइए, ये लाल वाली क्या है? पल्मोनरी, याद करिए, पल्मोनरी आर्टरी है कि वेन? पल्मोनरी वेन है लाल वाली। क्यों? क्योंकि ये शुद्ध का परिवहन कर रही है, शुद्ध ब्लड का। याद किए रहिएगा, जरूर पूछता है। और ये क्या है? पल्मोनरी, पल्मोनरी आर्टरी। ये कैसे ब्लड का परिवहन करेगी? अशुद्ध। A capillary network covers the surface of the alveolus to facilitate oxygen and carbon dioxide. यहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान की यह प्रक्रिया एक्सचेंज ऑफ गैसेज में आती है। टू द पॉइंट लिख करके, अभी हिंदी में हम आपको लिख करके दिखा देंगे। ये जो एक्सचेंज होता है, इसके बारे में वैज्ञानिकों के जो मत हैं उसको बताने के लिए कैसे एक्सचेंज होता है, ये चित्र हमने बनाया। होता क्या है? एयर मूव इन एंड आउट ऑफ एल्वियोलस। पहले ध्यान से देखिएगा कि इसमें एक बार हवा जो है अंदर जाएगी और एक प्रोसेस में हवा जो है बाहर जाएगी। दो तीर के निशान हमने बनाए। अब आप देखिए तीर के निशान, लाल वाला जो तीर का निशान है, वो लाल वाला तीर का निशान ऑक्सीजन के परिवहन को दिखा रहा है, और नीला वाला जो निशान है वो कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन को दिखा रहा है। अब एल्वियोलस की दीवार को देखिए, एल्वियोलस में गई ये हवा। जब ये हवा गई तो इसकी दीवारों को पार करते हुए, पता है कितनी दीवारों को पार करती है? ये सवाल नीट में पूछा गया। उसने कहा कितनी दीवारों को पार करती हुई ये ब्लड में मिलती है। ये ब्लड की नाली है, खून की नाली है, ब्लड की नाली है। ब्लड में कैसे ये घुलेगी, ये चित्र देख लो। ये ब्लड की नाली है, ये एल्वियोलस है जहां पर हवा भरी हुई है। तो ये तीन सतह की बनी होती है। ध्यान से देख लो, तीन सतह दिख रही ना। एक सतह ये व्हाइट, ये कलर वाली सतह, और एक तीसरी सतह। कुल मिलाकर के ये तीन सतहें होती है। चित्र को ध्यान से देखना, अभी हम इसको विस्तार से आपको समझाएंगे। तीन सतहें होती हैं, और ये तीन सतहें छान छान करके ऑक्सीजन को ब्लड के हीमोग्लोबिन में पहुंचाती है। देख ले, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में छन छन करके ये ऑक्सीजन पहुंचती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, और जहां पर ऑक्सीजन की जरूरत होती है ये ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा पहुंचा देता है। ब्लड लो इन ऑक्सीजन, हाई इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इधर से तो आपने सप्लाई कर दी साहब शुद्ध ब्लड की। अब वो शुद्ध गया, काम धाम किया होगा, ग्लाइकोलिसिस क्रैब साइकिल हुई होगी, परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हुआ। तो एक हिस्सा तो हमने इधर जोड़ा, दूसरा हिस्सा हमने इधर जोड़ा, जिसके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता थी, और वो कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में यहां तक आई, और जैसे यहां पर आई वो तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड में टूटी। कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ा और यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन घटा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल करके एल्वियोलर सैक में या एल्वियोलाई में चली गई। ठीक। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकली तो ये ब्लड आगे बढ़ा। देखते जाना, ये ब्लड आगे बढ़ा और उधर से ऑक्सीजन की मात्रा आई और इसको ऑक्सीजनेट करके शुद्ध ब्लड में कन्वर्ट कर दिया। ये प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। यही ये आरबीसी है। आरबीसी यहां पर नीली हो गई, यानी अशुद्ध हो गया ब्लड, और जैसे ही आगे गई यहां पर ऑक्सीजन मिल गई, फिर से ये लाल हो गई।
ये शुद्ध होती गई, इधर से अशुद्ध आती गई, और ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस चलती रहती। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्रमुख महत्वपूर्ण पॉइंट, कैसे आपको नोट्स बनाना है या कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सवाल पूछता है, एक एक पॉइंट लिख करके हम आपको समझा देते हैं। पहला पॉइंट, गैसेस के एक्सचेंज की या गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान एल्वियोलाई होता है। एक पहला कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सवाल कि गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान एल्वियोलाई, या इसी को आप अथवा करके लिख लीजिएगा, इसी को एयर सैक भी कहते हैं, हवा का गोला भी कहते हैं। पहला पॉइंट। एक सवाल में पूछा कि गैस का एक्सचेंज किसके और किसके बीच होता है। दूसरा पॉइंट नोट करिएगा, गैसों का आदान प्रदान गैसों का आदान प्रदान किसके बीच हुआ? एल्वियोलाई तथा ब्लड के बीच होता है। एल्वियोलाई और ब्लड के बीच, जरा चित्र देखिए, ये एल्वियोलाई हो गई, एल्वियोलाई से ब्लड के बीच में एक्सचेंज होता है। इसके अलावा ये भी पॉइंट नोट करिएगा, इसके अलावा आदान प्रदान ब्लड और टिश्यू के, ब्लड और ऊतक के बीच भी होता है। कुल मिलाकर के ग्रुप ऑफ सेल्स के बीच में भी होता है, या कोशिका कह लीजिए, तब भी उसके बीच में होता है। दो सवाल। तीसरा, एक सवाल में पूछा कि ये आदान प्रदान की प्रक्रिया किस विधि के द्वारा होती है। तो इसका भी पॉइंट हमने बनाया कि ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान सरल विसरण विधि, सिंपल डिफ्यूजन, सरल विसरण विधि द्वारा होता है। यह मुख्यतया, अब विसरण कैसे होता है ये प्रक्रिया बता रहे हैं। यह मुख्यतया दाब यानी प्रेशर, दाब एवं सांद्रता, सांद्रण प्रवणता, प्रेशर अंग्रेजी भी लिख लीजिए, प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पर निर्भर करता है।
ये तीसरा पॉइंट हो गया। एक सवाल में पूछा कि ये जो विसरण की प्रक्रिया है ये कितने कारकों से प्रभावित होती है। ये भी पॉइंट नोट करिएगा चौथे में कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन से? पहले में लिखिएगा नंबर 1, गैसों की विलेयता। अभी हम समझाते हैं गैसों की विलेयता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। दूसरा, विसरण में उपयोग होने वाली झिल्ली की मोटाई, अब मान लो झिल्ली बहुत ताकतवर हो गई तो विसरण नहीं होगा। तो विसरण में उपयोग होने वाली झिल्ली की मोटाई कितना है इस पर निर्भर करेगा। फिर इसके बाद मतलब कुल मिलाकर के 2 फैक्टर पर निर्भर करेगा। एक तो गैसों की विलेयता पर और दूसरा विसरण में उपयोग होने वाली झिल्ली की मोटाई पर। 2 फैक्टर इसके लिए महत्वपूर्ण है। इन्हीं फैक्टर के कारण ऑक्सीजन जो है अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है। कितनी मात्रा में आएगी, कैसे आएगी, इसके लिए एक सवाल और पूछा जिसको हम 25वें पॉइंट में लिख करके आपको बताते हैं। गैसों के मिक्सचर में, यानी गैसों के मिश्रण में, देखो जो हम सांस लेते हैं तो जो बाहर का वातावरण है उसमें सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन हो, सिर्फ ही सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो या सिर्फ ही सिर्फ नाइट्रोजन हो, ऐसा संभव नहीं है। कई सारी गैसेज है और कई सारी गैसेज हमारे नाक के थ्रू फेफड़े तक जाती हैं। जो जरूरत होती है वो एब्जॉर्ब की जाती है, जो जरूरत नहीं होती वो बाहर निकाली जाती है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में सिर्फ ऑक्सीजन काम आती है, बाकी सारी गैसें हमारे नाक के अंदर जाती हैं। इसीलिए हमने लिखा गैसों के मिश्रण में एक गैस के कारण, एक गैस के कारण जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। अब देखो बहुत सारी गैस बाहर के वायुमंडल में है, ये सारी की सारी गैसें हमारे नाक के थ्रू अंदर जा रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गैस कौन सी है ये बात यदि पता करनी है तो उसका पार्शियल प्रेशर पता करना होगा। जैसे बाहर के वातावरण में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, तो गैसों के मिश्रण में एक गैस के कारण जो प्रेशर होता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा कि कम, ऐसे बहुत सारे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। आपको जवाब देना होगा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। 6वां पॉइंट देखिए, यदि ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को बताना हो
तो फार्मूले के द्वारा कैसे बताओगे ये देखना। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर PO2 द्वारा, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर PCO2 द्वारा दिखाया जाता है। पार्शियल प्रेशर आप समझ गए, जो बाहर के वातावरण में सबसे ज्यादा दबाव बना रही हो, जो मिक्सचर में सबसे ज्यादा दबाव बनाए वो उस पर्टिकुलर गैस का पार्शियल प्रेशर होगा। तो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर को PO2 से और कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को PCO2 के द्वारा दिखाया जाता है। अब एटमॉस्फेरिक एयर में इनके प्रेशर हैं क्या, इस पर ऑब्जेक्टिव पूछा गया। 7वें पॉइंट पर लिखिएगा कि वायुमंडलीय हवा में दो गैसों का पार्शियल प्रेशर, दो गैसों का पार्शियल प्रेशर और इनकी दोनों डिफ्यूजन साइट में पार्शियल प्रेशर निम्नानुसार है। मतलब जब ऑक्सीजन जा रही है और ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड स्ट्रीम में जा रही है तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा, और ब्लड स्ट्रीम में जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर होगा ज्यादा, तभी तो वो विसरण के द्वारा एल्वियोलाई में जाएगी और एल्वियोलाई के द्वारा नाक के थ्रू बाहर चली जाएगी। समझ गए होंगे आप हमारी बात? नहीं समझ में आता कमेंट सेक्शन में लिखिए आप। वायुमंडलीय हवा में दो गैसों का पार्शियल प्रेशर और इन दोनों डिफ्यूजन साइट में पार्शियल प्रेशर क्या होता है ये लिख करके हम आपको बता देते हैं। देखिए एक टेबल बनाते हैं छोटी सी। हमारे पास रेस्पिरेटरी गैसेस हैं। रेस्पिरेटरी गैसेस हमारे पास कितनी हैं? एक ऑक्सीजन है और एक कार्बन डाइऑक्साइड है। दो गैसेस हैं हमारे पास। अब इनका दोनों का डाटा अलग अलग करके हम निकाल लेते हैं। एटमॉस्फेरिक एयर, वायुमंडलीय हवा। वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है ये लिखेंगे यहां। एल्वियोलाई में कितना प्रेशर है, ऑक्सीजन का कितना कार्बन डाइऑक्साइड का ये लिखेंगे। ब्लड में लिखेंगे उस समय जब ब्लड अनऑक्सीकृत है या उसमें ऑक्सीजन की कमी है, डी ऑक्सीजनेटेड है। एक कॉलम बनाएंगे ब्लड जिसमें ऑक्सीजनेटेड है, और लास्ट में बना लेंगे ऊतकों में। ये पार्शियल प्रेशर। अब देखिए ऑक्सीजन का वायुमंडल में, अब आप अंदाजा लगाइएगा कि कहां प्रेशर ज्यादा होगा। जहां प्रेशर ज्यादा होगा वहां से वो पर्टिकुलर गैस
आगे की ओर ट्रांसफर होगी। ये कम होगा तो वापस चली आएगी। वायुमंडलीय हवा में ऑक्सीजन का जो प्रेशर है 159, एल्वियोलाई के अंदर जो इसका प्रेशर है 104। तो स्वाभाविक है कि वायुमंडल से हवा या ऑक्सीजन एल्वियोलाई में जाएगी। अब डीऑक्सीजनेटेड यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन की कमी है, वहां का जो प्रेशर होगा वो होता है 40। और यही ऑक्सीजन से जब युक्त हो जाता है, ऑक्सीजन से ब्लड युक्त हो जाता है या ब्लड ऑक्सीजन को सोख लेता है, तो वहां पर पार्शियल प्रेशर हो जाता है 95। ऊतकों में 40 पार्शियल प्रेशर होता है। अब चलिए बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर के वातावरण में 0.3 पार्शियल प्रेशर है mmHg में। ये ध्यान रखना, ये पार्शियल प्रेशर जो आपको दिखा रहे mmHg में। एल्वियोलाई में स्वाभाविक है कि ये 40 होगा। डीऑक्सीजनेटेड में पक्का है कि ज्यादा होगा, यानी 45 होता है। mmHg में लिख रहे हैं। ऑक्सीजनेटेड में जब डीऑक्सीजनेटेड 45 है तो स्वाभाविक है यहां कम होगा, यानी 40 होता है। और टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा, यानी 45। यहां लिखिएगा कि पार्शियल प्रेशर mmHg में दिखाया गया। पार्शियल प्रेशर को mmHg में दिखाया जाता है। कितना प्रेशर होता है रेस्पिरेटरी गैसेस का, वायु में या हवा में, एल्वियोलाई में कितना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना होता है, टिश्यू में कितना होता है, ये पूरा लेखा जोखा हमने इस पन्ने में आपको दे दिया। एक और पॉइंट, उस पर भी सवाल पूछा गया। ये कौन सा हो गया? 7। 8वां पॉइंट लिख रहे हैं, ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से ब्लड में तथा ब्लड से टिश्यू तक के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को साफ साफ दर्शाता है। इसी तरह 9वें पॉइंट में लिखिएगा, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी
ग्रेडियंट। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्रेडियंट होता है। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड का भी ग्रेडियंट होता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी टिश्यू से ब्लड, यानी टिश्यू से ब्लड, टिश्यू से ब्लड से एल्वियोलाई, एल्वियोलाई तक, मतलब उसकी भी सांद्रता होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कहां बनी होगी? ऊतक में बनी होगी, ऊतक से ब्लड में आई होगी और ब्लड से फिर एल्वियोलाई में होगी, तभी तो ये डायरेक्शन बना होगा। तो उसका भी ग्रेडियंट होता है, उसकी भी सांद्रता होती है। वहां सांद्रता बढ़ी तब वो गैस वहां से भागी और एल्वियोलाई के अंदर आ गई। ये 9वां पॉइंट। एक और सवाल पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड की घुलनशीलता या ऑक्सीजन की घुलनशीलता, दोनों में किसकी घुलनशीलता ज्यादा है? तो 10वें पॉइंट में लिखे देते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता ऑक्सीजन की तुलना में, ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना अधिक होती है। 20 से 25 गुना अधिक होती है। इसको याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना, किसमें सॉल्युबिलिटी? ब्लड में सॉल्युबिलिटी जो होती है 20 से 25 गुना ज्यादा होती है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जल्दी विलेयता दिखाता है, सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा दिखाता है। इसीलिए जिसमें सॉल्युबिलिटी ज्यादा होता है, केमिस्ट्री का नियम है, तो वो डिफ्यूजन की प्रोसेस बहुत ज्यादा दिखाता है। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता, कार्बन डाइऑक्साइड की पावर ऑफ डिफ्यूजन जो है ऑक्सीजन की तुलना में बहुत अधिक होती है। ये 10वां पॉइंट पढ़िएगा। अब जब ये ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड एक दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो हमने चित्र पर बताया था, आप चित्र याद करिए, कि 3 ये लेयर होती हैं। इन 3 लेयरों पर भी सवाल पूछे गए। अब इन तीनों लेयर के बारे में आपको बताते हैं, पहले लिख दें फिर समझाते हैं। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मुख्य 3 लेयर होती है। मुख्य रूप से 3 लेयर होती हैं, जो पहली क्या कहलाती है? स्क्वैमस एपिथेलियम, SQUA
SQUMOUS, स्क्वैमस इपीथीलियम। स्क्वैमस इपीथीलियम कौन सी होगी? स्क्वैमस इपीथीलियम होगी एल्वियोलाई की पतली सतह, एल्वियोलाई की, अभी चित्र में दिखा देंगे, पतली सतह। दूसरी कौन सी होगी? एल्वियोलर कैपिलरी की, एल्वियोलर कैपिलरीज की एंडोथीलियम, एक हो गई इपीथीलियम, एक हो गई एंडोथीलियम। तो एल्वियोलर कैपिलरी की एंडोथीलियम और एल्वियोलाई की इपीथीलियम। जरा ध्यान से इस चित्र को देखिए, या हम दूसरा चित्र यहीं बना देते हैं, जल्दी होगा और जल्दी आपके समझ में आएगा। ये तो हमारा क्या हुआ? एयर सैक। एयर सैक में थोड़ा सा चित्र को एलाबोरेट करके बना देंगे तो आपके समझ में जल्दी आएगा। ये वाली एक लेयर हो गई, ये लेयर है, ये जो लेयर है, ये लेयर कहलाती है इपीथीलियम, और इसी लेयर के पास ही ब्लड की लेयर होगी। ये देखिए, इसी लेयर के पास ही ये ब्लड की लेयर होगी, ये ब्लड कैपिलरी होगी। तो इसकी भी एक लेयर होगी, ऐसे ऐसे। ये वाली जो लेयर है, देख रहे हैं, ये वाली जो लेयर है, जो ब्लड कैपिलरी वाली है, ये कहलाती है एंडोथेलियम। तो दो लेयर तो मिल गई, एक हो गई इपीथीलियम जो एयर सैक की थी या एल्वियोलाई की थी, और एंडोथीलियम हो गई जो कैपिलरी जिसमें ब्लड दौड़ रहा है, वो एंडोथीलियम हो गई, यानी दो हो गई। आपने लिखा क्या? आपने ये लिखा कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन में मुख्य रूप से 3 लेयर होती है, तीसरी कहां है? ये देखो, दूसरा लिख लिया एल्वियोलर कैपिलरी की एंडोथीलियम। और इन दोनों के बीच इन दोनों के बीच मतलब ये दीवार के और इस दीवार के बीच, ये देखो, ये जो हम बना रहे हैं, ये वाली, इन दोनों के बीच ये जो मेम्ब्रेन होती है, दोनों के बीच, कैपिलरी और एल्वियोलर सैक के बीच की जो लेयर होती है बच्चों, उसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये हो गई तीसरी, इन दोनों के बीच की हो गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन को बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। पता है, ये तीनों को मिला दिया जाए तो इनकी टोटल थिकनेस पूछा नीट में, पीएनएसटी में भी पूछा, ये इन तीनों को मिला दिया जाए, मतलब एपिथेलियम, एंडोथेलियम, बेसमेंट, तीनों को मिला दिया जाए तो ये पॉइंट नोट करना, कौन सा पॉइंट आएगा? 12वां। यदि इन तीनों को मिला दिया जाए तो इनकी टोटल थिकनेस, टोटल जो मोटाई होती है 1 मिलीमीटर से भी कम होती है।
1 मिलीमीटर से भी इनकी मोटाई जो है वो कम होती है। तो कितने तरीके से, कितने आसानी से ये छन जाती होंगी, क्योंकि ये 1 मिलीमीटर से कम होती है। तो ये 12वां पॉइंट लिखिएगा। अंतिम पॉइंट लिख लीजिए, 13वां पॉइंट। हमारे शरीर के ये सभी फैक्टर्स हमारे बॉडी के ये सभी फैक्टर्स ऑक्सीजन को एल्वियोलाई से टिश्यूज ऊतक में और कार्बन डाइऑक्साइड को ऊतक से एल्वियोलाई तक ले जाने में सहायक होते हैं। तो ये बच्चों एक्सचेंज ऑफ गैसेज रहा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने कुल मिलाकर के 13 पॉइंट लिखाए और सभी 13 पॉइंट पर, हर पॉइंट पर कम से कम 2 एडजेक्टिव बनते हैं। आप तैयार कर लीजिए इन 13 पॉइंट को, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। जो जो ट्रिक हमने बताई है, कैसे चित्र बना करके समझाया है, इसको पूरी तरह से पढ़ लीजिएगा। जब हम इसका MCQ सेशन लाएंगे तो फिर आपको समझाएंगे। अब जो हमारा कल का सेशन होगा उसमें हम ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज आपको बताएंगे कि कैसे ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा। जब अगले सेशन में आप आइए तो इसको पढ़कर आइएगा। इसमें से कैसे ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये हम आपको समझाएंगे थ्योरेटिकल। तो बच्चों आज के सेशन के लिए बस इतना। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ, लेकिन वो सेशन भी रेस्पिरेशन का ही होगा। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।